हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। अगर आप 2025 में एमपी टेट वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को पूरी कर लिया है, तो सबसे पहले आप एमपी टेट वर्ग 1 का जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, आप एक बार उसको देखिए और एक बार आप पीवाईक्यूज देखिए। पीवाईक्यूज देखने से आपको ये पता चलेगा कि जो आपके पेपर का स्तर है वो क्या है। पेपर का स्तर एक बार आपको पता चल जाएगा, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। इसलिए अगर आप पहले से ही पीवाईक्यूज लगा लेते हैं और अपना सिलेबस देख लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज हम आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। हमने जो 2018-19 के पीवाईक्यूज थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं वो है आपका जो 2023 में जो प्रश्न आए थे, आज हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। इन प्रश्नों का लेवल मास्टर है, तो मास्टर जो आपने मास्टर डिग्री की थी उसी लेवल का है, लेकिन आपके समय में इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए गए हैं और एनसीईआरटी में लगी हुई जो रचनाएं हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुई हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 20 मिनट में हम इन 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अगर आप इन 100 प्रश्नों में से 80% या 80 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आप इन 100 प्रश्नों में से 80 से नीचे 75 अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको अभी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको और जरूरत है स्वयं को। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको यहाँ पर डिटेल में ना बताएं, क्योंकि डिटेल में हम यहाँ केवल प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे और डिटेल्स के लिए हम क्लासेस लेंगे आपकी। डिटेल्स में हमने हमारी एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास हमने कर ली है। अब हम डिटेल में क्लास लेंगे ताकि हम आपको इनके बारे में विस्तार से बता पाए। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? आप जानते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये संस्कृत के बाद जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है उसके अंतर्गत आती हैं और इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि आदिकाल के किस कवि ने रचना की थी? तो आदिकाल के किस कवि ने अवहट में रचना की थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका अब्दुल रहमान, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी विशेषता अपभ्रंश भाषा की नहीं है? इसमें देखेंगे कौन सी भाषा की अपभ्रंश की विशेषता नहीं है, तो इसमें आएगा ऑप्शन आपका सी। बौद्धों की वज्रयान शाखा में सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? तो ये संख्या मानी गई है आपकी 84। अपभ्रंश भाषा में वर्तमान में कितने लिंग और वचन हैं? तो इसका उत्तर आएगा आपका 2। अगला प्रश्न, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। हिंदू मग पर पांव न राख्यों, ये आपसे पंक्तियां बोली पूछी गई हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका अवधि, जो कि नूर मोहम्मद की काव्य पंक्तियां हैं। बघेली, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसको हम एबीसी के नाम से जानते हैं, किस अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी गई है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये निकली है आपकी अर्ध मागधी से। अगला देखते हैं, पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो मागधी से निकली है हमारी बिहारी हिंदी, पैशाची से पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, खस से निकली है हमारी पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है, ये उत्तर आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी विकल्प आपका सही है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो मागधी से नहीं हुआ, ब्राचड़ से नहीं हुआ, उत्तर आएगा आपका सौर शौर सेनी। ढोला मारू ररदुहा किस भाषा में लिखी गया है? तो ये लिखा गया है आपका डिंगल में। किस भाषा में लिखा गया है आपका? ये आपका लिखा गया है डिंगल में, यानी ऑप्शन विकल्प बी। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो भाषा वो होगी, राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी? तो इसका उत्तर आएगा आपका 343 से 351 तक हिंदी की जो हिंदी राजभाषा है उसके संबंध में उल्लेख संविधान में है। इसमें पूछा गया है आपसे कि मानक भाषा के प्रमुख लक्षण कौन से नहीं है? तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो उत्तर आ जाएगा आपका विकल्प सी। पत्र व्यवहार, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये जो समाचार ये किस भाषा में लिखे जाते हैं या किस भाषा में प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं? तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा आपका सी। जिनका पृथक एवं स्वतंत्र उच्चारण संभव हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खंड्य स्वनिम कहते हैं। कौन सी ध्वनि खंड्य ध्वनि में नहीं आती है? तो ये नहीं आती है, विकल्प बी। निम्न वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धन्य होता है? क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ, च वर्ग का उच्चारण होता है तालव्य, ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धन्य। तो जो ट वर्ग में आते हैं आपके ड़ और ड, तो उत्तर आपका बी सही होगा। हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके गणपति चंद्र गुप्त। अन्य प्रश्न देखते हैं। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद। मैं आपको केवल एक आइडिया देने के लिए ये PYQs करवा रही हूँ ताकि आप ये जांच लें कि आपका जो उत्तर है वो कितने सही हो रहे हैं 100 में से। बाकी इन प्रश्नों के जब हम एक एक विश्लेषण हम बाद में करेंगे। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है आपका भक्ति काल। अगला देखते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा अज्ञेय, जैनेन्द्र और इलाचंद्र। हृदय सिंधु, मतिसीप समाना, स्वाति शारदा, इसमें पूछा गया है किस भक्तिकालीन कवि की रचनाएं हैं, यह पंक्तियां हैं? तो ये है आपकी तुलसी दास की। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? वीर गाथा काल या आदिकाल की। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। साखी शबद रामायणी किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये है आपकी कबीर दास की। अगला प्रश्न है हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको पुकारा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय से, जिसमें आप देखते हैं महाराज प्रेमानंद को। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, इसमें लुकाठी का अर्थ आपसे पूछा गया था जिसका अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, यानी कि विकल्प सी। कवि बिहारी जी को बिहारी सत्सई की लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो ये मिली राजा जयसिंह से। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा है? तो उन्होंने कहा है रामचंद्रिका को, जो केशवदास की थी और रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो ये तो उनके स्वयं के नाटक थे, इसमें उन्होंने अभिनय किया था। दी गई पंक्तियों में 5 जोड़ी आंखें से कवि धूमिल का क्या आशय है? गरीबी, 5 सदस्य, 10 आंखें या बुढ़ापा। धूमिल का पूरा नाम था सुदामा प्रसाद पांडे, और ये जो यहाँ 5 आंखें पूछी गई हैं तो इसका आशय है 5 सदस्य, यानी ऑप्शन बी आपका। अगला देखते हैं। कौन सी प्रवृत्ति नई कविता में नहीं पाई जाती? तो कोमलता नहीं पाई जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, 1954। कौन सा विकल्प नाटक के लिए उपयुक्त नहीं है? कि नाटक में कम पात्र होते हैं, बाकी सब चीज सही है, ये गलत है। ऐसा आख्यान जो इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो, कौन सी विधा है इसमें? तो ये विधा आएगी आपकी कहानी। अगला प्रश्न, मनु भंडारी द्वारा रचित अकेली कहानी का पात्र कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें है लक्ष्मा। जो लक्ष्मा है वो नहीं है, ऑप्शन डी। हरिश्चंद्र वर्मा ने किससे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो ऑप्शन विकल्प सी। आहार्य, वाचिक, आंगिक और सात्विक निम्नलिखित किस विकल्प किसके लिए, ये किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार है? ये है अभिनय के प्रकार। कौन सा यात्रा वृतांत अज्ञेय का है? तो है अरे यायावर रहेगा याद। विकल्प
पूछे गए हैं और दिए गए हैं विकल्प, और आपसे पूछा कौन सा रेखा चित्र इसमें से नहीं है, तो इसमें नहीं है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कलम के सिपाही किस महान साहित्यकार के जीवन का समग्र चित्रण है, तो यह है मुंशी प्रेमचंद का। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है, तो उन्होंने लिखी है सरजू पार की यात्रा। राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, उसमें से कौन सा एक ये जो भाग है वो नहीं है, तो ये आएगा आपका ऑप्शन डी, न्याय की ओर। अगला देखते हैं, पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा संबोधन का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं अपने से बड़ों के लिए श्रद्धेय का प्रयोग। ठुमकी रुनुझुनु धुनी सुनी, ठीक है, इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें अलंकार आएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं, ऐसे छंद को क्या कहते हैं, तो ऐसे छंद को कहते हैं कवित्त छंद कहते हैं। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूं युग में जननी, इसमें पूछा गया है कौन सा काव्य गुण उपयुक्त नहीं होगा। काव्य गुण 3 होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। व्यंजना नहीं होता, तो ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर डी। अगला देखते हैं कि 7 म गढ़ और अंत में एक गुरु यदि प्रत्येक चरण में हो तो ये छंद क्या कहलाएगा, तो ये छंद कहलाएगा आपका सवैया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राज्य ना हो बहुत से हो जहां राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। अलंकार पूछा गया, तो उसमें आपका उत्तर आएगा दृष्टांत अलंकार। मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश, रस पूछा है, तो इसमें आपका रस आएगा करुण रस। कौन सा रस आएगा इसमें, करुण रस। अगला देखते हैं हम, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसे विशेष अर्थ में प्रयुक्त करे, तो यहां आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, विकल्प में से क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा, प्रलय, शाश्वत, न्यून या जड़, तो उत्तर आएगा आपका शाश्वत। जिसके मन में दया का अभाव हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निर्दय। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको क्या कहते हैं, जिनके शब्द सार्थक होते हैं उनको कहते हैं यौगिक शब्द, जैसे कि विद्या और आलय। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा विद्यालय और ये कहलाएगा यौगिक शब्द। कौन सा विकारी शब्द है इसमें का ऑप्शन आएगा आपका बी। कौन सा आंचलिक शब्द नहीं है इसमें से, तो रेलगाड़ी आपका आंचलिक शब्द नहीं है। कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो साधारण वाक्य, संकेत, संयुक्त या मिश्र, तो संकेत वाक्य आपका उदाहरण नहीं है। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, यह किस प्रकार का सर्वनाम का प्रकार है, तो किस प्रकार का है, तो ये है आपका संबंध वाचक। भू ऊर्ध्व ध्वनि मूर्ध्व, जो भूर्ध्व बना शब्द उस पर कौन सी संधि है, तो इसमें आएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही है पुल्लिंग। विदेशी भाषा की सामग्री प्राप्त करने के लिए कौन सा माध्यम अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें आएगा आपका अनुवाद। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी में लिप्यंतरण यानी कि अनुवाद करने के लिए किस आयोग द्वारा नियमों का निर्धारण किया गया है, तो कौन से हैं, ये 4 आपको दिए हैं और इसका उत्तर आएगा आपका उत्तर बी। राजभाषा आयोग के कार्य दूसरे हैं। प्रशासनिक शब्दावली में से सही कौन सा है, आपका है एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजर यानी कि कृषि साख सलाहकार, ये गलत है। यहाँ आपको जो माइनरोलॉजिस्ट दिखा है इसका मतलब होता है जो खनिज पदार्थ के जो वैज्ञानिक होते हैं वो होना चाहिए, यहाँ भूवैज्ञानिक होना चाहिए, यहाँ वन अधिकारी होना चाहिए। मशीनी अनुवाद किन प्रविष्टियों पर आधारित पद्धति का उपयोग करता है, तो ये करता है आपका जो डिक्शनरी होती है उन पर आधारित पद्धति का उपयोग करता है। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय संचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1965 में। विकल्प में से विज्ञापन की विशेषता कौन सी नहीं है,
तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी। एक सफल प्रोग्रामर उद्घोषक में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? बातें बार बार दोहराना बाकी है, ये बस नहीं है। डॉक्यू ड्रामा के कथोपकथन के भेद में कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? सूच्य। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? उनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। काम मंगल से मंडित श्रेय, ये पंक्तियां हैं। अश्रद्धा निराश मनु को क्या संदेश देती है? तो वो देती है काम का, यानी कि कर्म। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस दर्शन पर आधारित है? तो किस दर्शन पर आधारित है? प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, ये कबीर के लिए किस साहित्यकार का कथन है? तो ये साहित्यकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वो दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। ये गोदान उपन्यास में किसका कथन है? तो ये कथन है गोबर का। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 79 गोदान उपन्यास में होरी किस गांव का रहने वाला था? बेलारी, यानी कि ऑप्शन सी। श्रीलाल शुक्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो लिखा गया है ये मकान। भोलाराम का जीव किस विधा से संबंधित है? यहां आना चाहिए आपका विधा। विधा तो ये है आपका हास्य व्यंग्य विधा और इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। उसने कहा था कहानी में सिख राइफल जो जमादार लहना सिंह है उसकी जो राइफल्स है उसका नंबर यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है आपका 77। मनु भंडारी के पिताजी एक कहानी यह भी में रसोई घर को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भटियार खाना। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के किस विधा के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं? किस विधा के हैं? तो वो है व्यंग्य विधा शैली के, ऑप्शन बी। कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा की रचित नहीं है? तो मेरी बांसुरी। अगला देखते हैं हम 86। अब हमारे करीब करीब 15 प्रश्न बचे हुए हैं यहाँ पर।